अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात का फाइनल राउंड होना है मंगल को और देखना ये है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। जबकि मुज़ाकरात अभी जारी और सारी हैं, इसके बावजूद भी बहुत से लोग हैं जो बड़ी हौसला शिकन किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। और ये नासिर दोनों तरफ मौजूद हैं जिनको उम्मीद भी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वो चाहते ही नहीं है कि ये मुज़ाकरात हों। तो बहरहाल इन मुज़ाकरात के बाद पीटीआई ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है और वो ये है कि फौरी तौर पर सड़कों पर निकला जाएगा, फिर से एक एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी और इसी को आगे बढ़ाया जाएगा अगर मुज़ाकरात में किसी राय पर इत्तेफाक नहीं हो पाता। तो मुज़ाकरात का फिर आखिर क्या फ्यूचर हो सकता है। मियाँ साहब ने जो आज अपने एक अंदरूनी एक इजलास हुआ है उनका PMLN का, उसमें क्या हिदायत जारी की हैं, वो तो सख्तगीर मौक़िफ़ लेने की खबरें आ रही हैं। तो फिर क्या समझा जाए, इस पर भी बात होगी। और उसके बाद थोड़ी आगे बढ़कर बात करेंगे कि सियासत में जो हमने देखा है कि गुफ्तगू ऐसी इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है, पहले भी हो रही थी, अभी मज़ीद भी हम इसमें शिद्दत देख रहे हैं कि हम सुनवा भी नहीं पा रहे और बार बार हमें उसमें बीप लगाना पड़ रही है। तो ये क्या ट्रेंड है, ये किस तरफ जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इस पर भी बात होगी। और थोड़ी बात करेंगे MQM के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी, बल्कि दीगर जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि मरदमशुमारी हुई है और कराची में ख़ास तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा हर कोई उंगलियां उठा रहा है। तो ये क्या वजह है कि MQM तहफ़्फ़ुज़ात तो रखती है लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत में हिस्सा भी रखती है, इस पर भी बात होगी। आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और पैसाब की तरफ जाऊंगी और साथ ही साथ ख़ास तौर पर खुशामदीद कह दूँ साबिर शाकिर साहब को भी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर मौजूद है। साबिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ज़रा इमरान साहब की राय पहले। इमरान साहब, ये जो बात का आगाज़ हम यहीं से करेंगे कि ये जो मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड है, आपको इससे क्या उम्मीद है? क्या इससे मसले का हल निकल आएगा या आपको अभी मज़ीद तसादुम नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, उम्मीद तो हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं, बज़ाहिर जो मामलात हैं और जिस तरह के दोनों तरफ से ख़बरें आ रही हैं, तो मुझे कोई खुश फहमी नहीं है। मुझे नहीं ये लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हों। मुझे ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग है, ऐसा हंच है कि शायद मुज़ाकरात जो हैं उनमें से कुछ ख़ास नहीं निकलेगा। PTI जो है उसने एक अच्छी कोशिश की है कि उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे और अगर मुज़ाकरात ना कामयाब हुए तो उसके बाद हम फिर सड़कों पे आएंगे। हालांकि सड़कों पे आना तो इमरान खान साहब का वैसे भी मशगला है, वो तो हाँ जी। लेकिन जो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो आज इजलास हुआ है उनकी सरबराही में, और वो जो उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को और इसहाक डार साहब को हदायत जारी की हैं, तो वो हदायत सुन के तो ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत को खुद भी कोई उम्मीद हो कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या हुकूमत को ज़्यादा ये चाहती हो कि मुज़ाकरात कामयाब हो। तो ये सारा जो इसका मतलब ख्वाजा आसिफ साहब की ये बात कि ये सिर्फ इत्माम हुज्जत है, यही है। देखिए ख्वाजा अगर पहले ही सब ये तय कर बैठे हैं कि नहीं होने, उम्मीद भी नहीं है, कोशिश भी नहीं है, लचक भी नहीं दिखानी, तो फिर सिर्फ इत्माम हुज्जत ही कह सकते हैं। नहीं तो ख्वाजा साहब ने ये जो कहा, ख्वाजा साहब एक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और मुस्लिम लीग नून में उनकी बड़ी से है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि इत्माम हुज्जत है तो फिर हम कौन होते हैं कि हम ना इसको माने? बिल्कुल ठीक है भाई, हम कैसे उन्हें चैलेंज उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए वो बड़े बाखबर आदमी और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून में मियाँ बरादरान के साथ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो उनके मुरासम है वो तो हैं। मियाँ शहबाज शरीफ भी उनका बड़ा एहतराम करते हैं। ख्वाजा साहब वो चंद उन लोगों में शामिल हैं कि जिन करीबी लोगों में से है ना, जो फैसला साजों में शामिल हैं, फैसला साजों के अलावा जिनकी शरीफ बरादरान दिल से इज्जत भी करते हैं। तो ये जो मामला जिन्होंने मामला तय करवाए हैं वो तो आपको पता ही है सारा। साबिर शाकिर साहब आज तो इसलिए उनकी बात को फेंका नहीं जा सकता, उससे अंदाजा लगा लें आपके फिर क्या हैसियत है इन मुज़ाकरात की। तो फिर यही समझा जाए साबिर शाकिर साहब के नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के लिए सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए ये हो रहा है, तो फिर इसका मकसद क्या है? क्यों मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं जब ये नीयत ही नहीं है कि मुज़ाकरात से कोई इत्तेफाक राय हासिल करना है? देखिए, मुज़ाकरात के नतीजे में होना क्या है, मुज़ाकरात के नतीजे में गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाना पड़ेंगे और वो भी कोई 1 महीना 2 महीने पहले। तो इसलिए ऐसे मुज़ाकरात वो क्यों करेंगे जिससे उनका इक़्तिदार जो है वो 2 महीने पहले ख़त्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये इक़्तिदार बामरे मजबूरी, ये जो मुज़ाकरात हैं बामरे मजबूरी शुरू किए थे
और उसका बुनियादी मकसद ये था कि 14 मई की जो डेडलाइन है पंजाब में इंतखाबात की, वो निकाल दें और तौहीन अदालत की जो तलवार है लटक रही है, जिसकी कार्रवाई अगले हफ्ते शुरू होनी है, वो कार्रवाई गुजर जाए और कहा जाए कि जी देखें अब तो तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स टेबल पे आ गए हैं और मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं और किसी न किसी तारीख पे इत्तेफाक भी हो रहा है, इसलिए अब आप इसको होल्ड कर लें 14 मई वाले फैसले को और इस पर कोई कार्रवाई का आगाज ना करें। और लेकिन इसके बावजूद जब लास्ट सेशन हुआ, क्योंकि जाहिर है जब आप बैठते हैं, दोनों तरफ के फरीक बैठे हैं और अगली बात यह है कि जो हुक्मरान इक़्तिदार है उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज नहीं है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें काफ लीग भी है, उसमें MQM भी है, उसमें BAP भी है, वो सारे के सारे हैं उधर। तो PTI तो क्लियर थे मुज़ाकरात में, लेकिन दूसरी साइड पे वहाँ पे डिवीजन है और जो ओपिनियन है वो एक नहीं है और बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी जरदारी साहब और उनके लाइक माइंडेड जो घेर घार के वो मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आए थे, वो कामयाबी की तरफ बढ़ने की तरफ जा रहे थे और मामला रह गया था सितंबर। गवर्नमेंट आ गई सितंबर पे कि जी सितंबर में इलेक्शन करवा देते हैं और ये थे कि नहीं जुलाई में करवाएं या जून में करवाएं, तो इम्कान यही था कि एक आध महीना आगे पीछे करके ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उसी रात आपके शहर लाहौर में चौधरी परवेज लाई साहब के घर पे धावा बोला गया और उसके बाद भी इनका अंदाजा था कि जब हम ये काम करेंगे तो उसके बाद PTI खुद ही मुज़ाकरात तोड़ देगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो भी PTI ने कहा कि नहीं हम मुज़ाकरात कामयाब करेंगे। चौधरी परवेज लाई साहब से उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं आप मुज़ाकरात जारी रखें, इसको ब्रेक नहीं देनी क्योंकि वो झूठे साबित हों, हम क्यों झूठे साबित हों। इसलिए वो जब कल इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये हम कल मंगल को अगले सेशन में जब भी बैठेंगे तो उसमें डिसाइड हो जाएगा कि या तो 14 मई को इलेक्शन करवा दें या फिर असम्बलियाँ तोड़ दें अगर वाकई संजीदा हैं। तो इसलिए ये सारे काम, ये नीयत जो हुक्मरान साइड है उसमें ये यानी अब उन्हें कोई एग्रेसिव स्टांस लेना पड़ेगा। जो पहले उनका एक प्लान था कि ये खुद ही चले जाएंगे, वो नहीं हो सका, तो अब कोई उन्हें सामने खुलकर आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है और जो मैं चौधरी साहब की तरफ लेके जाती हूँ कि चौधरी साहब, जहाँ PDM की नीयत पर लोग शक करते हैं कि ये तो पहले ही इसमें मुज़ाकरात में संजीदा नहीं थे, पॉजिटिव नहीं थे, तो वहीं पर PTI के ऊपर भी तो ये सवाल उठ सकता है कि जनाब इन लोगों को भी तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी मुज़ाकरात से, ये बैठ गए थे लेकिन पता इन्हें भी था कि ये क्या होना है और इसी वजह से अभी अगरचे फाइनल राउंड में होना है, उसमें बैठना है, उससे पहले ही ये तलवार लटका दी है और ये इंदिया दे दिया कि जी नहीं अगर माने तो ठीक है फिर हम सड़कों पर होंगे ये वो। तो ये भी तो मुज़ाकरात ख़राब करने की तरफ ही मामला जाते हैं ना, जब आप अगले फरीक को दबाव में लाते हैं। मुज़ाकरात जो हैं वो हमेशा दूसरे फरीक को दबाव में लाने के लिए की जाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल मुज़ाकरात जो हैं, जिससे मुझे ये जो तमाम गुफ्तगू हो रही है इस पे भी थोड़ी हैरानी है कि इन मुज़ाकरात जिन सिचुएशंस में हो रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी अनहोनी बात है जो हो रही है, कौन सी ऐसी बात है जो आप नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। देखिए ये मुज़ाकरात जो हैं ये जिस माहौल में हो रहे हैं उसको भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको। ज़ाहिर है इमरान खान साहब का यही एक कोशिश होगी कि इलेक्शन जल्दी हो और हुकूमत की कोशिश होगी कि ये डिले हो। उसमें ये बात आनी और कोई भी मेरा ख्याल में जो कि सियासी तारीख को समझता भी है, देखता भी है, मुज़ाकरात जो हैं हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। उसमें रोलर कोस्टर की तरह कभी चीज़ें नीचे लुढ़कती हैं, कभी ऊपर आती हैं और ये मुज़ाकरात की कामयाबी जो है ये दोनों जो सियासी जमातें या सियासी फरीक़ैन हैं इस वक्त, ये उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट का टेस्ट है। उसको ये पास कर सकें या फेल कर सकें, ये साबित करेगा कि ये हिस्ट्री साबित करेगी कि ये मुज़ाकरात में कौन सा फरीक, जैसे अब नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कौन सी अनएक्सपेक्टेड बात है। ज़ाहिर है वो तो पहले भी ये कह रहे हैं कि जी आप हमें बजट पेश करने दें, बजट के बाद जो है वो हम असम्बलियाँ तोड़ने की पोजीशन में आएंगे, बिकॉज इलेक्शन में जाना है तो कुछ ले दे के जाना है। इसी वजह से जो सियासी बजट उनके जहन में है, IMF ने और दोस्त ममालिक ने वो ताउन से इनकार कर दिया है कि जब तक आप जो है मामला दुरुस्त नहीं करते हैं तब तक आपको मज़ीद ट्रांचेस नहीं दी जा सकती हैं। इमरान खान साहब तो वहाँ पे मुज़ाकरात में बैठे हैं
अदालत में भी गुडविल के लिए कि ज़ाहिर है वो इनकार नहीं कर सकते, उनके हक में एक अदालत का फैसला है, आईनी पोजीशन भी उनके हक में है, इसके बावजूद वो बैठे हैं। अगर वो बाद में रैलियों का इंदिया दे रहे हैं तो उसमें कौन सी ऐसी अनहोनी बात है जो वो ये कर रहे हैं। ज़ाहिर है अगर कोई बात नहीं मुद्दे चढ़ेगी, बेल मुद्दे नहीं चढ़ेगी तो वो तो फिर सड़कों पे आएंगे। और वो उनका ये कहना है कि हम बहाली आइन की तहरीक चलाएंगे और जो उनके हक में फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल में ये जो आज स्पेकुलेशंस की गई हैं या जो बात की हैं, मुझे इसमें कोई ऐसी बात अनएक्सपेक्टेड नहीं नजर आई। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, ब्रेक भी हो सकते हैं, ब्रेक के नहीं चौधरी साहब अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन इतनी हौसला अफजा तो फिर नहीं है। इसका मतलब आप मायूस हैं कि मुज़ाकरात से कुछ निकलना नहीं है बेसिकली। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि मायूस होने या ना होने की बात नहीं है, बात रियलिटी चेक की है। आप ये जो मामला जिस तरह से हो रहे हैं, जिस माहौल में हो रहे हैं, आप इस से ज़्यादा खुशफहमी में, जैसे इमरान याकूब ने कहा है, खुशफहमी में मुब्तला होना तो बेवकूफ़ी होगी मेरी नज़र में। ये मामला चलेंगे, इसमें हॉस्टिलिटी है बहुत ज़्यादा दोनों फ्रीकैन में, उस हॉस्टिलिटी में थोड़ी सी कमी आई है। मसलन मैं आपको ये कमी मैं कैसे करता हूँ कि जो पिछली दफ़ा इमरान खान साहब की पेशी हुई है, आज तक जितनी पेशियाँ हुई हैं उसमें उनके बाद एक 780A का पर्चा होता है, वो नहीं हुआ। उनके बंदे 33 जो हैं हुकूमतें रिलीज़ किए। ये अलग बात है कि जो परवेज़ लाई के घर पे ऑपरेशन हुआ है उससे तमाम जो सियासी हुकूमतें हैं वो दूर हो रही हैं, उन्होंने उसको ओन करने से इनकार कर दिया। ये बात भी है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है इशारे जो है वो कनाए कहीं और जाते हैं। ये बातें हुई हैं, कुछ बातें कुछ जो है जब भी मुज़ाकरात होते हैं, आपस में बात होती है, उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आती ज़रूर है। ये मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। अगर ये स्टॉल भी होते हैं, ये फिलहाल वक्त कामयाब भी नहीं होते तो सियासी जमातों के पास हथियार मुज़ाकरात करते रहने चाहिए। ये बात सही है आपकी, लेकिन इमरान साहब मुज़ाकरात बिल्कुल जारी रहने चाहिए। ठीक, लेकिन इमरान साहब ये जो इमरान खान साहब ने बात की है कि जी तहरीक दोबारा से सड़कों पर होगी और दोबारा से निकलेंगे, लेकिन एक तरफ वो ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सड़कों पर निकलने दिया जाएगा? क्योंकि तहरीक की तो दूर की बात है, अभी तो सिर्फ यौम मजदूर पर उन्होंने रैली निकालने का ऐलान किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है कि जी रैली मनसूख की जाए। तो ये आपको लगता है कि ये तहरीक कोई आगे सड़कों पर दोबारा आ सकती है जैसे पहले इमरान खान साहब? देखें, बात बड़ी सीधी सी है। अगर आप माजी में भी देखें ना, पूरी दुनिया में देखें, जब कोई तहरीकें चलती हैं ना तो वो किसी इजाज़त की मोहताज नहीं होती। ये इजाज़त मांगना, इजाज़त देना, इजाज़त ना मिलना, ये सारी रस्मी कार्रवाइयाँ होती हैं और उस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं कि जब आप ख़ुद भी दिल से कुछ करना ना चाह रहे हो। जब तहरीक होती है, देखें आज के हालात को बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो उसका मुआजना करते हैं 77 के हालात के साथ। जब BNP ने एक इस तहरीक शुरू की थी, उस वक्त जो उनके मुतालबात जिनको उर्फ़ आम में पाकिस्तान कौमी ताद कहा जाता था, हल उनका निशान था, भुट्टो साहब से जो उन्होंने मुतालबात किए थे, आज आप देखें तो तकरीबन वही मुतालबात इमरान खान साहब के। उनका भी यही मुतालबा था कि इलेक्शन करवाए जाए, उनका भी यही मुतालबा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील किया जाए और अपोजिशन की सलाह मशवरे से नया जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जाए। उनका भी यही मुतालबा था कि उनके गिरफ्तार लोग जो हैं उनको रिहा किया जाए। कमोबेश वही मुतालबात आज इमरान खान साहब के हैं। मामला ये है कि लेकिन जब वो तहरीक चली थी, हालांकि वो मुज़ाकरात बहुत करीब तर पहुँच गए थे, किसी हद तक हल भी हो गए थे, कामयाब भी हो गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली मामला ख़राबी की तरफ चले गए। इलेक्शन भी हो गए, लेकिन उसके बाद मार्शल लॉ हो गया। लिहाजा भी आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर इमरान खान साहब ने तहरीक चलानी है वाकई हकीकत में, वो इतने तहरीक तो इमरान साहब एक तरह से वो कह रहे चल ही रही है, हमारी रुकी नहीं है। समीना, ये वो वाली डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं। असल में ना आप समझ नहीं रही, अंदाज़ा नहीं है आपको कि जो तहरीक होती है वो इस तरह की तहरीक नहीं होती, वो टेम्पो बनना शुरू हुआ था। इमरान खान साहब जो उनके पे हमले के बाद ज़मान पार्क में जो आपने देखा है, जो लोग मैं खुद उस तरीके कार से कई दफ़ा इख्तलाफ कर चुका हूँ, लेकिन एक हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते कि बहुत अरसे के बाद लोग खुद से इमरान खान के साथ आके खड़े हुए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी
को रोका है, चाहे वो हुकूमत करना चाहती थी या सिर्फ दबाव डालना चाहती थी, ये बड़ी एक लंबी बहस। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इमरान खान ने फैसला कर लिया कि अब तहरीक चलानी है और अवाम ने वाकई ही उनके साथ तहरीक चलाने का फैसला कर दिया, फिर ये इजाजतें जूजतें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साबिर शाकिर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? मुज़ाकरात इसका मतलब है फेल है, तो फिर क्या मजीद हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं? और ये तहरीक अगर सड़कों पर आएगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो पहले भी सड़कों पर आए थे, तो क्या बिगाड़ लिया या क्या हासिल कर लिया पीटीआई ने? देखिए, उसमें अब तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट हासिल होगी। उसकी रीज़न है कि ये कितना अर्सा डिले कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है, उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वो सुप्रीम कोर्ट वो काम मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते काम शुरू कर देगी। 2 मई के बाद जो हफ्ता शुरू हो रहा है, उसमें उन्होंने अब रिकॉर्ड कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है, वजारत खजाना की तरफ से रिपोर्ट मौसूल हो जाएगी और उसके बाद फर्दर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगी। इसलिए 14 मई का इन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, और नहीं करवाना तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाहिर है अपना रास्ता खुद, क्योंकि लास्ट हियरिंग पे चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि मुज़ाकरात कोई हमारा हुक्म नहीं है, आपने करने हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करने तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने 2 जुमले बोले थे। उन्होंने कहा जी कि एक जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें एक तो आप अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक, और दूसरा उन्होंने कहा था कि आइन के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकल सकते, उसी के अंदर रह के ही मुज़ाकरात जो करने आप कर लें। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप कामयाब नहीं होते, आपका इत्तेफाक नहीं होता, तो फिर हम तो जो कर रहे हैं हमने तो वही कुछ करना है और हमारा फिर आइन से हम बाहर नहीं जा सकते, और जो हमारा फैसला है वो भी मौजूद है। उसको सस्पेंड करवाने के लिए इन्होंने बड़े जतन किए, वो नहीं हुए। इसीलिए अब जजेस को, ऑनरेबल जजेस को जो कुछ बुरा भला कहा नहीं, लेकिन साबिर शाकिर साहब, आपके ख्याल से अगर ये हुकूमत जाकर अब बताती कि जी हम तो मुज़ाकरात में इंगेज हुए हैं और हमें मजीद थोड़ा सा वक्त दे दें और ये वो, तो फिर भी आपको लगता है कि तौहीन अदालत की किसी किस्म की कोई कार्रवाई शुरू करेगी? क्योंकि वैसे तो अगर कार्रवाई शुरू करनी ही होती तो 10 अप्रैल के बाद से भी शुरू हो सकती थी, क्योंकि बजट तो रिलीज नहीं किया गया था, तो उसके फौरन बाद भी किया जा सकता था। उसमें मैं बता देता हूँ आपको कि जाहिर है एक प्रोसीजर होता है। आपको याद होगा कि स्विस हुकाम को खत नहीं लिखा जा रहा था, जी जी, और गिलानी साहब नहीं लिख रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी हद तक गई थी, उनको मौका दिया। लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल इंकारी कर हो गए तो उसके बाद फिर ट्रायल शुरू हो गया था और गिलानी साहब फारिग हो गए थे। अब भी पहला उन्होंने कहा बुला के कि आप फंड रिलीज करें। गवर्नर स्टेट बैंक ने आके स्टेटमेंट दे दी कि जी हमने एलोकेट कर दिया है, अब गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने ये किया कि वो कायमा कमेटी के पास ले गए और उसके बाद ले गए पार्लियामान में। अब फर्दर अगला प्रोसीजर जो था वो प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर है। आप लास्ट जो ऑर्डर हुआ है वो है प्राइम मिनिस्टर को, यानी अदालत ने बेसिकली पूरा टाइम दिया ताकि ड्यू प्रोसीजर फॉलो हो सके और कोई ये ना कहे कि जी अदालत ने कोई ज्यादती की है, उनको फौरन तौहीन अदालत में बुलाओ। वो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही उसका कोई अल्टीमेट गोल ये है कि वो तौहीन अदालत लगाए। उसका तो गोल है कि 14 मई का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो सर, जो मेरा क्वेश्चन था बेसिकली कि अब ये मुज़ाकरात आपको लग रहा है कि नहीं कामयाब होने जा रहे, तो फिर क्या इमरान खान साहब दोबारा सड़कों पर उसी तरह मोमेंटम में नजर आ सकेंगे हमें? क्योंकि फिलहाल तो मैं नजर आ रहा है कि वो जरा कदम बाहर रखते हैं तो उनको या तो कुछ अजीब सी सूरत हाल का ही सामना करना पड़ता है, यानी इजाजत नहीं है कि वो खुलेआम कोई सियासी एक्टिविटीज करें। तो उसमें अब आप देखें ना कि ये है असल में वो इंडिकेशंस हैं कि रियासत नहीं चाह रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली करने से रोक ही नहीं सकता, और ये मेरा ख्याल दुनिया का वाहिद मुल्क होगा पाकिस्तान जहाँ पे यौम-ए-मई की रैली पे पाबंदी लगाई गई होगी। नंबर 1। नंबर 2, वो फेडरल गवर्नमेंट को तो बैन कर सकता है, वजीरों को बैन कर सकता है। अपोजिशन के पास तो ना सीटें हैं, ना कोई ओहदे हैं, ना कुछ है, उनको बैन नहीं कर सकते कि आप रैली नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि पीछे जो हमारे सहूलतकार हैं वो बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि सूरत हाल सिचुएशन जो है वो एग्रेसिव हो और पब्लिक लेवल पे कोई एक्टिविटी जनरेट हो, वो भी ये नहीं चाहते। और ये सारे काम
कुछ ऐसे स्पॉट फिक्सर उनको कह सकते हैं कि हैं जो नहीं चाहते कि मामलात खुश उसलूबी से आगे की तरफ बढ़ें, और कुछ स्पॉयलर्स हैं बैठे हैं जो कि ये फ्यूल छिड़कते रहते हैं। ठीक, लेकिन साबिर साहब जो आपने पॉइंट उठाया, मैं इसको जरा एक कानूनी इस पर राय भी ले लूं चौधरी साहब की। चौधरी साहब, ये इलेक्शन कमीशन के पास क्या कानूनी तौर पर इख्तियार है कि वो किसी सियासी जमात को रैली निकालने से रोक सके, पाबंदी आयद कर सके, जबकि ये तो कोई सियासी रैली नहीं है, ये तो यौम मजदूर की रैली है? इलेक्शन कमीशन समेत इस हुकूमत का कोई भी इदारा जो है वो आइन और कानून पे वो कसम खाई हुई है कि उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं करना और अपनी मन मर्जी से वो कर रहे हैं, और वो एक ऐसी एक झूठी सच्ची इंटरप्रिटेशन करके वो एक मामलात कर रहे हैं। वो खौफज़दा हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, और उसको को रोकने के लिए वो हर जो है वो हद तक चले जाते हैं। अब यौम मज़दूर पे जो शुरू ही आई मीन 1 मई में, मेरी तो जितनी उम्र हुई है मैंने तो हमेशा देखा है कि रैलीज निकलती थी और इसको बाकायदा एक बड़े खुशू व वज़ू के साथ इस दिन को मनाया जाता था। और अगर तहरीक इंसाफ मजदूर कॉज के साथ खड़ा होना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन समेत किसी इदारे को क्या हक पहुंचता है कि उसके ऊपर वो एतराज़ करे और उस पर एक टेक्निकल बुनियाद के बात बना के आप कि जी वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही, तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तो शहबाज शरीफ ने भी की है लाहौर में जाके। उस वक़्त इनको कोड ऑफ कंडक्ट याद नहीं आता है जब ये मंसूबों के इफ्तिताह होते हैं, जब ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद तो ये नहीं हो सकता, तो तब इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद करता है, और जब तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई लेजिटिमेट एक्टिविटी भी की जाती है तो वो इस पर एकदम जो है वो एक गैर ज़रूरी, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से रिएक्ट करते हैं। इससे इलेक्शन कमीशन की जानबदारी जो है मजीद ठीक है। जो सर मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन मैं एक छोटा सा कमेंट लेना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, जो छोटा सा मुझे कमेंट ज़रूर लेना है कि जो अभी तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू जो हमने कुछ सुनवाई और कुछ सुनवा ही नहीं सके, उस पर मैं ज़रूर इमरान साहब से छोटा सा कमेंट लूँ और फिर मैं ब्रेक की तरफ भी जाती हूँ। इमरान साहब, ये जो गुफ्तगू का मेयार था, और मैं हैरान थी कि ये गुफ्तगू PTV पर लाइव चली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी साहब की, और जिसमें इंतहाई काबिल एतराज़ किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये चले सोशल मीडिया पर लोग कर रहे होते हैं हम इस बात पर, लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया और ख़ासतौर पर सरकारी TV पर इस तरह की चीज़ों की इजाज़त दे देना, ये कौन सा लेवल है नया? पहली बात तो ये सबीना कि मेन स्ट्रीम मीडिया की, स्टेट ओन मीडिया की या सोशल मीडिया की बात ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये किसी तौर भी इजाज़त किसी को दी ही नहीं जा सकती, वो तलाल चौधरी हों या वो कोई भी हों, किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इतनी घटिया, गलीज़ और गंदी गुफ्तगू करे, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जो आप अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी के साथ या उनके सामने गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो चाहे रेडियो भी क्यों ना करे, वहाँ से लेके FM रेडियो से लेके TV तक उसको सख्ती से निपटना चाहिए। और अगर उसी तरह यही जमात गुजारिश सुन ले, मैं ये कहता हूँ कि इमरान भाई सर बात यह है कि आजकल तो ये ट्रेंड है कि आपने सिर्फ मुल्क के किसी भी हिस्से में कोने में बैठे हैं, कोई भी है, आपको उसको कुछ जानता भी नहीं है, वो सिर्फ इतना बता दे फोन करके कि जी मैंने ऑनरेबल जजेस को गालियां देनी है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, तो ये स्टेट चैनल जो है ये अपना सारा इक्विपमेंट समेत उसको फैसिलिटेट करता है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कोई चौथी पांचवी दफ़ा हो चुका है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, स्टेट चैनल, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, वो ये सहूलत को मुहैया कर रहा होता है। और उसके बाद फिर एक व्हाट्सएप मैसेज चलता है कि जनाब ये ज़रूर दिखाना है आपने, और इसको एडिट भी नहीं करना, और ये आप सिर्फ जजेस को आपने गालियाँ देनी है और जजेस को बिल्कुल बेसिक और उनकी फैमिलीज को करनी, गालम गलौज करना है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क में दिखवाई जाएगी। लेकिन साबिर शाकिर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, आप माशाल्लाह अदालतें भी कवर करते रहे हैं, इतना अरसा एक बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि पैमरा भी एक इदारा है जो मुझे आपको तो छोटी छोटी बात पे नोटिस जारी करता है,
तो पीटीवी क्या उसके दायरा इख्तियार में नहीं आता? क्या ये पीटीवी को उन्होंने कोई नोटिस जारी किया है या उससे कोई वजाहत मांगी है या उनसे कहा है कि आप इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं? ये पैमरा हो, बाकी रियासती मशीनरी, स्टेट मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, सब एक पेज में और मेरे लिए, ये आपके लिए और मेरे लिए है। ये मैं बता रहा हूँ कि अफसोसनाक बात है कि ऑनरेबल सिटिंग जस्टिस साहिबान, जजेस साहिबान, उनकी फैमिली, इस वक्त ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो सिर्फ एक काम पे लगी हुई है कि जजेस को मॉनिटर करना है, जजेस की ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, उनकी फैमिलीज की एक्टिविटीज नोट करनी है। पिछले कुछ 4-5 हफ्तों से ये चल रहा है और इसके अलावा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बेसिकली कोई अखलाकी पस्ती की बात नहीं है, फिक्र अंगेजी की, बल्कि बुनियादी तौर पर ये एक एजेंडे के तहत जो है ये इस तरह से लॉन्च किया जा रहा है, जो साबिर शाकिर साहब बात करें। लेकिन बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फर्दर कुछ अहम इश्यूज़ हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करनी है। हम MQM की भी बात करेंगे और बात करेंगे मरदमशुमारी तहफ़्फ़ुज़ात की, और साथ ही साथ जो आटा स्कैंडल के बारे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बड़ा स्टेटमेंट है, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे घर का भेदी लंका ढा रहा है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और आटा बांटा गया जी, रमज़ान में फ्री आटा दिया गया और बड़ी तशहीर भी की गई हुकूमत की जानिब से। अच्छा इक़दाम है कि जी गरीबों में मुफ्त आटा बांटा जाए, लेकिन बड़ी इसके बारे में एक ये ख़तरनाक सी खबरें आई। एक तो पहली बात ये कि ये आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं, फिर ये भी हमने देखा कि लोग जान से गए, और अब जो तीसरी खबर इसके बारे में आ रही है वो भी बड़ी तशवीशनाक है। और वो कोई हम नहीं दे रहे, वो खुद इस हुकूमत के ही एक हिस्से ने दी है वो खबर। और मैं बात कर रही हूँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, सीनियर रहनुमा PMLN, जो ये कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए की चोरी हुई है इस आटा स्कीम में। क्या उन्होंने कहा ज़रा सुन लेते हैं। सुनवाई जी, हमारे पास है उनका गुफ्तगू का हिस्सा। अच्छा जी, तो खैर अभी हमने आपको शुरू में भी प्रोग्राम के सुनवाया कि उन्होंने बात की है कि 20 अरब रुपए की जो है इसमें चोरी हुई है। इमरान साहब, ये कितनी आपके ख्याल से ऑथेंटिक एक बात हो सकती है जो खुद एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म बात ये कर रहे हैं, और ये स्कीम शुरू से ही क्वेश्चनेबल रही है, इसकी जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से सवाल उठे थे। समीना, बड़ी सीधी सी बात है, देखें हो सकता है ये बात ठीक हो, लेकिन मुझे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तरीक़ाकार पे बड़ा एतराज़ है। अच्छा। वो इतने सीनियर सियासतदान हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रुकन हैं। आपके पास अगर इतनी ठोस इंफॉर्मेशन है तो आप क्या ही अच्छा होता कि सिर्फ इख्तलाफ करने की बजाय उसका सबूत भी को पेश कर देते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वही बात की है जिस तरह से थड़े पे बैठ के आप कोई भी इल्ज़ाम लगा दें। असल में वो आजकल एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है, री इमेजिंग पाकिस्तान के चक्कर में कुछ लोग हैं जो मिल के तो एक अपना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ शायद जैसे वो फैशन है ना, जैसे साबिर शाकिर साहब अभी फरमा रहे थे कि मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई अदालतों के बारे में के तो उसको स्टेट मीडिया जो है ना वो बड़ी कवरेज देता है, उसी तरह से इस तरफ ये भी फैशन है कि कोई भी बात हो उसमें आप अगर नेगेटिविटी ले आएँ, उसमें कोई ऐसी चीज़ कर दें तो उसको भी बड़ी कवरेज मिलती है। हो सकता है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बहुत सीरियस इल्ज़ाम है। मैं समझता हूँ कि अगर वो 20 अरब कह रहे हैं तो हो सकता है 20 ना हो, 30 अरब का फ्रॉड हो, लेकिन इतने अहम ओहदे पे विराजमान रहने वाले शख्स को सिर्फ बातों में ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, उसे सबूत देना चाहिए। और उन्हें चाहिए था कि वो कहते कि जनाब ये हैं वो सबूत, और उसकी बिना पे मैं एंटी करप्शन को या नैब को या सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तहकीकात करें और सच और झूठ को सामने लाएं। तो साबिर शाकिर साहब, ये क्या आप समझते हैं कि तहकीकात करनी चाहिए या पहले ही दिन वो 7 सबूत भी लेके आए मीडिया पर और दिखाएं? और इस पर तो सवाल पहले से उठ रहे थे कि जो इसका मैकेनिज्म था उसमें तो इतने बड़े लूप होल्स थे कि बड़ा आसान था उसमें करप्शन करना, जबकि अगर उसको किसी दूसरे बेहतर तरीके से दिया जाता तो ना तो लोग इतने ख्वार होते, ना उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती, ना लोग जान से जाते, और ना इस तरह के करप्शन स्कैंडल सामने आते। देखिए, ये जैसे इमरान भाई ने बात की है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नवाज के इंतहाई मोतबर रहनुमा हैं और शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं, मरीम साहिबा से दूर समझे जाते हैं।
उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम लगाया शहबाज शरीफ साहब पे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये सस्ता आटा स्कीम उन्हीं का है, प्रोजेक्ट है ये। वही ये सब कुछ कर, आटा फ्री, बल्कि सस्ता आटा नहीं, मुफ्त आटा तकसीम का, वही इसको प्रमोट कर रहे थे। इसमें गैर मयारी आटे की बात तो पहले भी हो चुकी है, बदनज़मी की बात भी हो चुकी है, लेकिन ये जो 20 अरब रुपए की अमाउंट है, ये फर्स्ट टाइम शाहिद खान अब्बासी साहब ने की है। और मेरा अपना ख्याल है कि इस पे तो किसी और को नोटिस भी नहीं लेना चाहिए। नैब, क्योंकि ये 50 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, 50 करोड़ तक आप कोई करप्शन हो तो नैब भी पकड़ सकती। FIA को आना चाहिए, एंटी करप्शन को आना चाहिए, और अगर वो नहीं आ सकते तो फिर मेरा ख्याल है कि उन लोगों को आना चाहिए जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे हमला किया है, उनको अगवा करने की कोशिश की और उनकी बेहुरमती की खवातीन की। तो ये तो गवर्नमेंट के अंदर के मामलात हैं। अगर मैं और आप करते तो हमें तो नोटिस आ चुका होता अब तक, पैमरा का भी और बाकियों का भी। ठीक, लेकिन चौधरी साहब, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जनाब 20 अरब रुपए हैं नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम 20 अरब रुपए का स्कैंडल बता रहे हैं कि जी इसमें हुआ है। और फिर ये भी एक बात है, बड़ी अजीब है कि आप लोग ये उंगलियां भी उठाते हैं और फिर हुकूमत का हिस्सा भी रहते हैं, उसी जमात पे तनकीद भी करते हैं, फिर उसी जमात का हिस्सा भी रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि इतनी अगर आपको इस पे इख्तलाफ है तो फिर आप उनके साथ क्यों हैं? देखिए, शाहिद खान अब्बासी साहब का ये तो ज़ाती फैसला है ना, साथ रहना या नहीं रहना। हम और आप तो डिक्टेट नहीं कर सकते, वो उनका अपना मर्जी है। लेकिन ये बात कहना कि अगर किसी शख्स ने ये निशानदेही कर दी है कि एक स्कैंडल हुआ है और एक उसमें पैसे खाए गए हैं, लोगों ने पैसे बनाए हैं उसमें, अशराफिया ने, तो वो पहले सबूत लेके आए और पहले वो सारी चीज़ें करे, उसके बाद वो उससे पहले ज़बान खोलने की जरूरत न करे, ये एतराज़ मेरा ख्याल में बेजा है। शाहिद खान अब्बासी ने स्टेटमेंट दी है, साबिक वज़ीर आज़म है। इस स्टेटमेंट के ऊपर साबिर साहब ने कहा है नैब और एंटी करप्शन अभी उनको मत जगह, वो सो रही हैं और सिर्फ वो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस में मसरूफ़ हैं। इस पे जो है अज खुद नोटिस हो सकता है, ये एक कंप्लेंट है। और इसमें जो शाहिद खान अब्बासी ने जो स्टेटमेंट दी है, या तो ये स्टेटमेंट को उनको उसकी बुनियाद पे तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट जो है एज बतौर गवाह उनका बयान है, और इस बयान के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों को सजा हो सकती है। और अगर वो इस बयान को उन्होंने महज फुलझड़ी छोड़ी है तो फिर शाहिद खान अब्बासी साहब को जेल में होना चाहिए कि ये जो बात जिस तरह से वो उन्होंने की है उस पर अभी तक तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। और इसकी बुनियाद के ऊपर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, शाहिद खान अब्बासी जो है वो कोई कचरा जैसे, तो अभी एक शख्स जिसका आप आगे जिक्र कर रहे थे, जो टीवी पे बैठ के गालियां बक रहा था, वो कचरे के ढेर से बदबू ही आती है। शाहिद खान अब्बासी जो है वो जिम्मेदार आदमी है, वो उन लोगों में से नहीं है, आज तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है। नून लीग के अक्सर लोग ऐसे हैं, कुछ हमारे पॉलिटिशियन जो कि जब भी। चलिए जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चौधरी साहब। हमें उम्मीद तो खैर नहीं है, हमारे मुल्क में इस तरह से कोई शफाफ तहकीकात का है नहीं है ट्रेंड जिस पर हम कोई उम्मीद रख ले, लेकिन अल्लाह करे कि हो जाए। नहीं, वैसे भी वज़ीर इत्तलात हैं निगरान जो आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे पास पाई का हिसाब है। फिर मरियम औरंगज़ेब फिर तो हो जानी चाहिए, उन्होंने कहा है उस पे होना आमिर मीर साहब ने कहा फिर तो जरूर होनी चाहिए। आमिर मीर साहब को भी बीच में शामिल करना चाहिए क्योंकि वो जिम्मेदारान है, और जो निगरान वज़ीर आला है उसको भी बीच में रखना चाहिए। ये सारे लूट मार करने के लिए आए हुए हैं। नहीं चौधरी साहब, ये लूट मार जो अवाम की जो कत्ल हुए हैं, इनके ऊपर भी वो जिम्मेदारान है। और ये आमिर मीर और ये जो उनकी टीम है, ये सारे जो शाहिद खान की अब्बासी की जो स्टेटमेंट है उसके नतीजे में इनको जो है पकड़ के इनसे तहकीकात करनी चाहिए। ठीक हो गया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो और भी बड़ी होनी चाहिए चौधरी साहब, लेकिन बंदे की अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैं बात खास तौर पे करना चाहती हूँ कुछ दमशुमारी के हवाले से, और जमात इस्लामी ने भी इस पर बात की थी, पीपल्स पार्टी भी कह रही है उनके भी एतराजात हैं, और उसके बाद MQM के तो हमेशा से ही होते हैं। और MQM ने अभी कुछ 2-3 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट भी दिया है। PTI का ये कहना है कि जब आपने एतमाद का वोट दिया है तो फिर आप उनके इक़दामात के ऊपर क्यों उनके साथ खड़े रहते हैं जबकि आपको तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं।
इसके हवाले से बात कर लेते हैं, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और सर, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं MQM के, क्या ये डिजिटल मरदमशुमारी की वजह से प्रॉब्लम्स आए हैं, या फिर आप समझते हैं कि बेसिकली नीयत ही ऐसी थी कि ये लोगों को कम गिनना है कराची के? देखिए, ये डिजिटल मरदमशुमारी की वजह से तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजल्ट आने से पहले हाईलाइट हो गए हैं और इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जा रहा है। वरना पाकिस्तान की तारीख में अब तक जितनी भी मरदमशुमारी हुई है वो खातों पे, कागजों पे लिख कर जो है वो बोरियों में बंद करके जो उसको जमा कर दिया जाता था और उसके बाद फिर 2 महीने के बाद रिजल्ट आता था और उसके बाद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उसी तनख्वाह पे काम कर रहे होते थे। लेकिन ये पहली दफा ये हो रहा है कि गलत रिजल्ट आने से पहले उसका पता चल पा रहा है। ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट ने ये मालूम किया है कि 32,000 जो इमारतें हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर या तो लोग गए नहीं हैं और गए हैं तो पूरे तमाम फ्लोर्स पर गए नहीं है तमाम। तो ये कैसे पता चला? ये डिजिटल की वजह से पता चला, क्योंकि जब इन्होंने जियो टैग कर रखा था, अगर कोई बिल्डिंग 16 मंजिला इमारत है और उस पर जब मरदमशुमारी कर रहे हैं तो वहां पर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के अलावा काउंटिंग आई नहीं रही। फिर उसके बाद जो है वो 860 ऐसे ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं। ब्लॉक्स, एक ब्लॉक में 250 मकान होते हैं, 860 ऐसे ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हुए कराची में, जहाँ पर एक घर में घराने की तादाद एक फर्द की रखी है, यानी कि एक घर एक बंदे के ऊपर पूरा घराना रखा है। पूरे पाकिस्तान में ऐसे घरानों की तादाद, एक फर्द वाले घरानों की तादाद जो है वो 1% है, कराची में 9% है। तो ये सब कुछ जो है वो डिजिटल की वजह से ही जो है वो उसने हेल्प आउट किया उसको आइडेंटिफाई करने में, राइट? जी। तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये PTI ने बड़ी तनकीद की है इस बात के ऊपर कि आप साथ में भी रहते हैं, फिर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो आप उनको क्यों फिर एतमाद का वोट दे रहे हैं? आप उन्हें कहते हैं कि भाई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए, मसले मसाइल दूर नहीं हुए, तो फिर आप जाके उनके साथ भी रहते हैं। असल में PTI जो है वो बेचारों को ये लग रहा था कि जब 7 अप्रैल में डेट दे रहा हूँ, 7 अप्रैल को ये खबर आ गई कि कराची की आबादी 98% कंप्लीट हो गई है और उसकी आबादी आ रही है 1,43,00,000 और 2% सिर्फ जो है वो 2% रह गई थी आबादी। तो उनको उसके बाद ये जागे हैं, उनको लगा कि भाई MQM के ऊपर बैशिंग करने का टाइम आ गया है और MQM के ऊपर बैशिंग करेंगे कि भाई ये तो आबादी 2017 से भी पहले कम आ गई है, 2017 से भी कम आ गए। तो उसी दिन एक इनके रहनुमा ने ट्वीट किया कि भाई कराची की 2 सीटें कम हो गई हैं और वो जो है वो अगले इन्होंने भेज दिया है। अच्छा, इनको ये नहीं पता था कि हम इस हुकूमत के साथ वजीर आजम लेवल से लेकर नीचे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट में पूरे 3 माह से एक बंदों से, एक डिपार्टमेंट से डे टू डे की बेसिस पे हम जो है वो कनेक्टेड थे और हम इनको अपनी तमाम गुजारिशात पेश कर रहे थे और उसके ऊपर काम हो रहा था। तो हमारी वजह से 4 मुलाकातें हमारी हुई हैं वजीर आजम के साथ और 8 से ज्यादा मुलाकात हुई है वजीरों के साथ। ये तो हमारे हुकूमत में रहने की वजह से हुई ना, वरना दूसरी पार्टी और कोई पार्टी जाकर क्यों नहीं मिल पा रही है? तो फिर अब आपका गिला शिकवा दूर हो गया? नहीं, सुन ना, बात पूरी सुन। लेकिन इसमें मुस्तफा कमाल साहब एक सवाल मैं पूछा जा रहा हूँ कि दो सवालात हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि डिजिटल सेंसस, अगर मुझे 30 सेकंड दे दें, मैं सिर्फ ये वाली बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं बिल्कुल हाजिर हूं आपके लिए। सिर्फ 30 सेकंड दे दें। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि जो PTI के दोस्तों ने ये वाली बात की है कि भाई हम जो है वो देखिए, हम अपनी गुजारिशात हुकूमत में रहने की वजह से तो जाके 4 दफा वज़ीर आज़म से 8 दफा मिलकर, और इसी वजह से तो पिछले ये जो डेट्स जो आ गई थी क्लोज करने की, वो डेट बढ़वाई किसने? वो हमने डेट बढ़वाई है। और उस डेट बढ़वाने के बाद आपको पता है 16 दिनों में 40 लाख वो लोग जिनको नहीं गिना गया था अब तक गिन चुके हैं। 40 लाख लोगों का इजाफा हो गया। 143 पे ये कौन कर रहा है अपना मुस्तफा भाई? ये कर कौन रहा है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? जी, दोनों हुकूमतों के दोनों डिपार्टमेंट इसमें हैं, इसमें शरीक हैं, मैं इसमें कहूंगा। और उसमें देखिए दो मरहले होते हैं ना मरदमशुमारी के, 2 मरहले। पहले घरों को काउंट करना, फिर इंसानों को काउंट करना। मैं आम लफ्जों में कह रहा हूँ, घरों को काउंट करना और इंसान। जब घरों के काउंट करने की जिम्मेदारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है और ब्लॉक्स बनाने की और घरों को काउंट करने की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है, और उन घरों में जो बंदों को काउंट करने आ रहे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं। तो दोनों जगहों पे घर भी कम काउंट किए। 10 लाख घर कराची के कम काउंट हुए हैं और उस 10 लाख टेक्निकल इशू लगता है आपको या कोई बदनीयती लगती है?
ये टेक्निकल भी है, ये टेक्निकल भी है और बदनीयती भी है। अच्छा मुशफ़क़ इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हैं वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों ही इसके ज़िम्मेदार हैं, दोनों ने ये जो है अवाम के साथ ज्यादती की है और कराची वालों के साथ धोखा किया है। देखिए हाफिज नईम साहब बेचारे 40 सालों से यही बात कर रहे हैं और उनका वोट बैंक बिल्कुल जो है वो बढ़ा नहीं है इस वाली बात पे। अभी भी जो उनको एमक्यूएम के बॉयकॉट करने की वजह से वो डेफिनेटली उनको जो सीटें मिली हैं उसके आप नंबर देख लें, 2015 के इलेक्शन के नंबर जमात इस्लामी के और 2023 के, उसमें कोई फर्क नहीं है। पहले 98 लाख की आबादी पे उनको 2 लाख वोट पड़ा था, अभी जो है वो 1.5 करोड़ की आबादी पे उनको जो है वो 4 लाख वोट पड़ा है। जहां से 30,000 लोग वोट लेकर जीतते हैं वहां पे 3,000 वोट लेकर जीतते हैं और पता नहीं कई अरब रुपए उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया के प्रमोशन पे खर्च किया है। ऐसी बात नहीं है। जो आज एक्चुअली ये सब लोग सो रहे थे, ये हमारी कोशिशों की वजह से ये जो मर्दमशुमारी का रिजल्ट नहीं आ पाया है गलत, और हमने इसको जो अपनी रेड लाइन बनाई कि मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है, इसकी वजह से ये तमाम पार्टियां बाद में जागी हैं और अब बेचारी ये सारी पार्टियां। फैसल चौधरी साहब का भी सवाल लेने वक्त कम है। जी मुस्तफा भाई, अगर ये कहा जाए कि ये जो सेंसस का तरीक़ाकार है, जो फ्लॉज आपने निशानदेही किए कराची की हद तक आपने इसको एक डिटेल में जाके बताया, तो इससे तो ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि बाकी मुल्क में भी इस किस्म की जो ग्रॉस मिस्टेक्स है वो हुई होंगी। तो फिर इसकी जो रेक्टिफिकेशन, क्योंकि आप तो ज़ाहिर है एक्सेस है, लेकिन क्या ये इस तरीक़ेकार को हतमी समझा जा सकता है जब तक ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पूरे मुल्क में जो हैं ये दोबारा इसको इसकी वेरिफिकेशन ना की जा सके? क्योंकि ये तो इम्पॉर्टेंट बात है। मुल्क के किसी भी हिस्से में से, खासकर कराची जैसे इम्पोर्टेंट शहर में से, अगर आप आबादी को नहीं गिनेंगे या किसी भी बदनीति की बुनियाद पर, जैसे आपने मतलब है कि ना तो ट्रेनिंग प्रॉपर है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी साबिर भाई। जी मुस्तफा भाई, ये जो डिजिटल मर्दमशुमारी है, क्या इसको आइंदा इलेक्शन के नताए पे भी असरअंदाज हो सकती है? जो ब्लॉक्स मिस किए गए वो एमक्यूएम के पॉकेट्स थी या कुछ और था? सर मैं आपको वैसे आखिरी बात से शुरू करके मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल जल्दी ब्रीफ कर दूं। देखें पूरे सिंध भर में एक ब्लॉक में मकानों की तादाद आ रही है एवरेज। अच्छा ये हमारे नंबर नहीं है, पहले बता दूं, ये सारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर हैं, ये सारे सरकारी नंबर हैं जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। ये हमारा कोई पॉलिटिकल नंबर नहीं है। पूरे सिंध भर में कराची हैदराबाद के अलावा जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट वो बता रहा है कि जो एक ब्लॉक में घरों की तादाद आ रही है वो आ रही है 250। एक ब्लॉक में 200 से 250 घर हो सकते हैं, और वो देही इलाकों में कहीं से भी 250 घर हो नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जो है वो हॉरिजेंटल ग्रोथ है। एक मकान यहाँ है, दूसरा मकान वहाँ है। शहरी इलाकों में जहाँ पर हाई राइजेस हैं, फ्लैट साइड है और कंजेस्टेड आबादियां हैं, वहां पर 200 से 250 घर हो सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं, पूरे सिंध भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एक ब्लॉक में मकानों की तादाद आ रही है 250, और कराची और हैदराबाद में मकानों की तादाद आ रही है एक ब्लॉक में 187। हर ब्लॉक से 63 मकान कम कर दिया गया। कराची में ब्लॉक्स की तादाद है 16,000। 16,000 को अगर आप 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन 9.25 लाख ऐसे मकान बनने की सिंध खतरे में पड़ सकती है। मुस्तकबिल में नताइज तब्दील हो सकते हैं, सीटों का मसला हो सकता है। ये तो फिर ग्रैंड गेम है ना। बिल्कुल ग्रैंड गेम। लेकिन मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि यकीन जानिए इतना बड़ा मसला है और इतना सेंसिटिव मसला है कि एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, मैं शहरी हूं, अगर सोचें कि अगर मुझे इस मुल्क में रियासत में ये उम्मीद नहीं है कि मुझे गिना जा सकता है, मुझे सही गिना जा सकता है, तो मुझे बताइए मैं रियासत से कैसे अपने आप को कनेक्ट कर सकता हूँ? तो मैं ये कहता हूँ भाई कोई भी वजीर आला बने, कोई वजीर आला नहीं बने, ये तो मुस्तफा भाई आप हुकूमत में हैं, आप बताइए। नहीं तो हम सर नहीं बता नहीं रहे। सुने, हम नहीं बता नहीं रहे, हमने बैनर नहीं लगाया, हमने ये पिछले 3.5 माह से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए। ये तो प्री पोल रिगिंग हो रही है ना। मुस्तफा जिम्मेदारी तो शेयर करनी पड़ेगी एमक्यूएम को भी ना, हिस्सादारान है। प्री पोल रिगिंग हो रही है। वक्त खत्म हो गया। मुझे 30 सेकंड है, मैं आपको बता दूं भाई, हमारी 30 सेकंड हम बचे नहीं है। हमारी वजह से तो डेढ़ बढ़ रही है, जिम्मेदारी तो हम पूरी ले रहे हैं, हमारी वजह से तो डेढ़ बढ़ रही है। 40 लाख लोग 16 दिनों में बढ़े हैं। जी वो कह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर उसमें रहते हुए। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। वक्त खत्म होना है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।